हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट होती है उस हर सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पैक रहता है। यहाँ देखिए, ये एक सेल का न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में यहाँ पर आप देख सकते हो कि डीएनए मॉलिक्यूल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे ही हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। क्लियर? अब हर एक क्रोमोसोम किसका बना हुआ होता है? डीएनए का बना हुआ होता है। ठीक है, ये बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है और ये हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ कॉइल्ड रहता है। यहाँ देखिए आप, ये डीएनए है, ये डीएनए, ये जो प्रोटीन है इसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन प्रोटीन। तो ये हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ कॉइल्ड होकर के रहता है और इसको सपोर्ट देता है। क्रोमोसोम को सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने 1850 में डिस्क्राइब किया था और क्रोमोसोम टर्म का सबसे पहले यूज वाल्डेयर ने 1888 में किया था। क्रोमोसोम रोड शेप स्ट्रक्चर होते हैं, डार्क स्टेन बॉडी होती है जो मेटाफेज में डार्कली स्टेन दिखाई देते हैं। माइटोसिस की जो मेटाफेज स्टेज होती है उसमें जब इस सेल्स को बेसिक डाई से, सुटेबल बेसिक डाई से हम स्टेन करते हैं और लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको क्या दिखते हैं? डार्कली स्टेन्ड बॉडी के फॉर्म में क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं जो रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में आपको मेनली क्या पार्ट दिखेंगे? जो मेटाफेज के क्रोमोसोम होते हैं उसमें दो तो क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? दो क्रोमेटिड होती है, बीच में सेंट्रोमियर होता है और इसी रीजन पर ये काइनेटोकोर प्रेजेंट होता है। जो छोटी आर्म होती है क्रोमोसोम की उसे हम पी आर्म कहते हैं और जो लॉन्ग आर्म या बड़ी आर्म होती है उसे हम क्यू आर्म कहते हैं। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक में क्रोमोसोम्स बहुत सारे होते हैं और लार्ज होते हैं। ये सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और हर एक क्रोमोसोम जो होता है उसमें एक तो सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है और एक या दो आर्म्स प्रेजेंट होती है जो सेंट्रोमियर से निकलती हैं। अब हर क्रोमोसोम के तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है पेलिकल जो आउटर कवरिंग होती है, सेकंड पार्ट होता है मैट्रिक्स और थर्ड पार्ट होता है क्रोमोनिमेटा। पेलिकल के बारे में हम देखते हैं कि हर क्रोमोसोम एक मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं? पेलिकल कहते हैं। ये बहुत थिन होती है और एक्रोमेटिक सब्सटेंस की बनी होती है पेलिकल। और ये मेम्ब्रेन एक जेली लाइक सब्सटेंस, अंदर जो एक सब्सटेंस होता है जेली लाइक सब्सटेंस, उसको एनक्लोज करती है और उस जेली लाइक सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। और इस मैट्रिक्स वाले रीजन में क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोनिमेटा प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो मैट्रिक्स जो है वो भी एक्रोमेटिक या नॉन जेनिक मटेरियल का बना हुआ होता है। तो सबसे आउटर कवरिंग तो हो गई पेलिकल की। पेलिकल के बाद में जेली लाइक जो स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है मैट्रिक्स और मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोनिमेटा प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं क्रोमोनिमेटा की। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये मेटाफेज क्रोमोसोम का होता है। तो मेटाफेज क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होती है, जबकि एनाफेज क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें सिर्फ एक ही क्रोमेटिड प्रेजेंट होती है। मेटाफेज के क्रोमोसोम के अंदर हम देखते हैं कि एक क्रोमेटिड में यहाँ कितने क्रोमोनिमेटा प्रेजेंट है? एक क्रोमोनिमेटा ये होता है और दूसरा क्रोमोनिमेटा ये होता है। तो मेटाफेज स्टेज के जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें एक क्रोमोसोम में दो क्रोमोनिमेटा प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनाफेज स्टेज का जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमोनिमेटा प्रेजेंट होते हैं? यहाँ तो क्या है? दो क्रोमोनिमेटा प्रेजेंट है और यहाँ कितना है? एक ही क्रोमोनिमेटा प्रेजेंट होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि एनाफेज क्रोमोसोम में जो क्रोमोनिमेटा प्रेजेंट होते हैं ये बहुत टाइटली कॉइल्ड होते हैं और ये एक सिंगल थ्रेड के रूप में दिखाई देते हैं जिसकी थिकनेस 800 एंगस्ट्रॉम होती है। ये जो क्रोमोनिमेटा प्रेजेंट होते हैं इस क्रोमोनिमेटा पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्रोमोसोम का वो पोर्शन होता है जहां पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मेटाफेज का क्रोमोसोम है उसमें बीच में सेंट्रोमियर होता है और दो क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होती है
और हर क्रोमेटिड्स के अंदर, जैसे आप देख सकते हैं पूरे क्रोमोसोम में कितने यहाँ पे क्रोमोनिमेटा है, 2 क्रोमोनिमेटा प्रेजेंट है यहाँ पर, और जो एनाफेज का क्रोमोसोम होता है उसमें एक ही क्रोमोनिमेटा प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होते हैं, ये दोनों क्रोमोनिमेटा टाइटली कॉइल्ड हो जाते हैं और एक ही क्रोमोनिमेटा की तरह दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर जो क्रोमोनिमेटा होता है ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का बना हुआ होता है, और ये वाले पोर्शन जो है एंड्स, वो क्या कहलाते हैं, टीलोमियर कहलाते हैं। तो यहाँ हमने अभी पेलिकल के बारे में पढ़ा है, मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा और क्रोमोनिमेटा के बारे में पढ़ा। अब जो क्रोमोनिमेटा होते हैं उनकी कॉइलिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि उनकी कॉइलिंग कैसी होती है। यहाँ आप देख सकते हैं पहले वाली जो कॉइलिंग है उसे हम बोलते हैं पैरानिमिक कॉइलिंग, और दूसरी वाली को हम बोलते हैं प्लेक्टोनिमिक कॉइलिंग। पैरानिमिक कॉइलिंग के अंदर क्या होता है कि जब क्रोमोनिमल फाइबर इजीली सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, तो ऐसी कॉइलिंग को हम क्या बोलते हैं, पैरानिमिक कॉइलिंग बोलते हैं। और जो प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग होती है, इसमें जो क्रोमोनिमल फाइबर्स होते हैं वो क्लोजली इंटरवाइंड रहते हैं, इनको इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता है, ऐसी कॉइलिंग को हम क्या बोलते हैं, प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग बोलते हैं। तो क्रोमोनिमेटा इन दो तरीकों से कॉइल होकर के रह सकते हैं। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं, क्रोमोनिमेटा के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब क्रोमोनिमेटा के यहाँ पर ऊपर की तरफ कुछ बीडेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ ये जो बीडेड लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर्स होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, क्रोमोमियर्स कहते हैं। और ये जो क्रोमोमियर्स होते हैं वो इनको सबसे पहले जो ये रीजन है क्रोमोमियर्स के, ये इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था बाल्बियानी ने 1876 में इसको डिस्क्राइब किया था। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो क्रोमोनिमेटा पर बीडेट लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या कहला रहे हैं, क्रोमोमियर कहलाते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं सेंट्रोमियर पर। सेंट्रोमियर को हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन भी बोलते हैं, और ये लाइटर स्टैंडिंग रीजन होता है जो कि कॉन्स्ट्रक्शन की तरह अपीयर होता है, या फिर क्रोमोसोम का थीनर सेगमेंट होता है जिसे हम सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन या काइनेटोकोर कहते हैं। ये लेस डेंसली कॉइल्ड होता है, और ये जो है वो स्लेंडर सेगमेंट होता है जहां पर इसके पास में जहां क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ में मेटाफेज स्टेज में एक दूसरे के साथ में क्रोमेटिड्स रहती है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि ये वाला जो रीजन है इसे हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन कह रहे हैं, या फिर हम इसे बोल रहे हैं सेंट्रोमियर। क्लियर? ये जो सेंट्रोमियर वाला रीजन होता है ये मूवमेंट के लिए बहुत एसेंशियल होता है। अब जो एसेंट्रिक फ्रेगमेंट होते हैं, मतलब जिनमें सेंट्रोमियर एब्सेंट होता है, उनमें क्या होता है, स्पिंडल फाइबर पर मूवमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर कहाँ से अटैच रहते हैं, सेंट्रोमियर पोर्शन से अटैच रहते हैं। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर जो है वो पॉजिटिव फ्यूजन रिएक्शन शो करता है। फ्यूजन जो टेस्ट होता है वो डीएनए की प्रेजेंस को शो करता है, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट शो करता है फ्यूजन के लिए। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन की। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन उस लोकेशन को मार्क करता है जहां पर न्यूक्लियोलाई असेंबल होते हैं। अब जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन था जिसे हमने सेंट्रोमियर बोला था, तो यहाँ पर क्रोमोसोम में जो दूसरी जगह क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है। ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन जो है वो प्राय किसके साथ एसोसिएट रहता है, इंटरफेज स्टेज के दौरान ये न्यूक्लियोलस के साथ में एसोसिएट रहता है। और इसका काम क्या होता है कि सेल डिवीजन के एंड में ये न्यूक्लियोलस के रीऑर्गेनाइजेशन में काम आता है। क्लियर? अब इसी वजह से सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है इसको हम न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन भी कहते हैं। ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन कहा जाता है। ये लाइट स्टेन होता है, मतलब लाइट स्टेनिंग रीजन होता है यहाँ पर, और इसका जो एक एक्सटेंशन होता है आगे की तरफ उसे हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। न्यूक्लियस में ओनली 2 क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें इस टाइप का जोन प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम्स कहते हैं। जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है उसमें एक स्पाइरल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो क्रोमोसोम का जो रिमाइंडर होता है उसके सिमिलर होता है, लेकिन जो क्रोमेटिन इसमें जो कंटेन होती है वो नेगेटिव हेटेरोपिग्नोसिस को शो करती है।
क्लियर। अब आगे हम बात करते हैं सैटेलाइट के बारे में। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के आगे जो रीजन प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट बॉडी, या फिर हम इसे ट्रेबेंट कहते हैं। इसकी साइज वेरी करती है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की पोजीशन पे डिपेंड करती है। अगर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्रोमोसोम के एंड के बहुत क्लोज होता है तो सैटेलाइट कैसा होता है, एक डॉट की फॉर्म में होता है। जिन क्रोमोसोम में सैटेलाइट या ट्रेबेंट प्रेजेंट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सेट क्रोमोसोम्स कहते हैं। ऑर्डिनरीली क्या होता है कि एक क्रोमोसोम के अंदर जो है वो सैटेलाइट बॉडी एक प्रेजेंट होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक सिंगल क्रोमोसोम में दो या ज्यादा सैटेलाइट बॉडी भी हो सकती है। अब जो क्रोमोसोम्स, ये पूरा क्रोमोसोम है, इन क्रोमोसोम का टिप या एक्सट्रीमिटीज जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, टीलोमियर्स कहते हैं। अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि ये पार्ट तो क्या है, ये तो हुआ सैटेलाइट हुआ, और ये जो क्रोमोसोम का टिप है, इन टिप को हमने क्या बोला, टीलोमियर बोला। क्लियर। तो टिप तो क्या कहलाता है, टीलोमियर कहलाता है। और ये जो टर्म थी टीलोमियर, वो म्यूलर ने दी थी। ये किसी क्रोमोसोम की जो यूनिकनेस जो होती है उसको इंडिकेट करता है यहाँ पर। अब अगर टीलोमियर का लॉस हो जाता है तो क्या हो जाता है, क्रोमोसोम की इनस्टेबिलिटी को वो शो करता है। तो टीलोमियर जो है वो क्रोमोसोम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे ही टीलोमियर का लॉस हो जाता है तो वो इनस्टेबिलिटी की स्टेज में आ जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो क्रोमोसोम के जो टिप्स होते हैं, यहाँ पर देखिए ये टिप्स जो हैं ये क्या कहलाते हैं, टीलोमियर्स कहलाते हैं। और इस टीलोमियर में क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट होता है। क्लियर। तो सैटेलाइट डीएनए क्या है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के आगे वाला रीजन होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रोमोसोम के हमने जो मेन पार्ट पढ़े वो कौन से पढ़े, उनको फिर से हम रिकॉल करते हैं। फर्स्ट वाला होता है पेलिकल, जो आउटर कवरिंग होती है। सेकंड होता है मैट्रिक्स, जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोनिमेटा प्रेजेंट होते हैं। ये क्रोमोनिमेटा क्या है, एनाफेज क्रोमोसोम में तो एक क्रोमोनिमेटा दिखाई देता है, जबकि मेटाफेज क्रोमोसोम में दो क्रोमोनिमेटा दिखाई देते हैं। यहाँ पर ये टाइटली पैक्ड होते हैं, और इसमें आप देख सकते हो कि जो क्रोमोनिमेटा होता है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का बना हुआ होता है। अब क्रोमोनिमेटा के बाद में जो स्ट्रक्चर आता है, यहाँ पर आता है सेंट्रोमियर, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये लाइटली स्ट्रेन्ड होता है, इसी से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। फिर उसके बाद में आता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है इसको हम एनओआर भी बोलते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन बोलते हैं। और इसके आगे वाला पार्ट क्या कहलाता है, सैटेलाइट कहलाता है। क्लियर। और जो क्रोमोसोम के टिप्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, टीलोमियर कहते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जो माइटोटिक मेटाफेज क्रोमोसोम होता है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर लाइट माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, क्रोमेटिड। तो जो मेटाफेज क्रोमोसोम है उसमें एक क्रोमोसोम में कितनी, दो क्रोमेटिड्स होगी। क्लियर। और क्रोमोनिमेटा, मेटाफेज क्रोमोसोम में कितने क्रोमोनिमेटा होंगे, दो क्रोमोनिमेटा प्रेजेंट होंगे। और इन पर जो बीडेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको, बीट्स जो दिख रहे हैं, इन बीट्स को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर्स बोलते हैं। और ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर कहलाता है। क्लियर। और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन हमने अभी इस डायग्राम में देखा ही था कि ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बाद में जो सेकंड कंस्ट्रक्शन आता है उसे हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं। फिर टीलोमियर, जो टिप्स होते हैं उनको हम टीलोमियर कहते हैं। और सैटेलाइट, सैटेलाइट हमने कहाँ पढ़ा था, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के आगे जो रीजन प्रेजेंट होता है वो सैटेलाइट कहलाता है। क्लियर। अब इन टीलोमियर का क्या फंक्शन होता है, टीलोमियर क्रोमोसोम के जो एंड होते हैं उनको फ्यूजन से प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर। तो इनका मेन काम क्या है कि क्रोमोसोम के एंड्स को प्रोटेक्ट करना। ये जो रीजन होते हैं यहाँ पर रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट होती है जो क्रोमोसोम के एंड पर होती है, और ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम के एंड को एक तो डेटेरियोट होने से प्रोटेक्ट करते हैं और इनका फ्यूजन होने से ये प्रोटेक्ट करते हैं। और ये जो सैटेलाइट रीजन है, सैटेलाइट रीजन हमने यहाँ पर देखा था, ये मोस्टली क्रोमोसोम के टिप पर प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन कहलाता है ये। यहाँ पर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है और राइबोसोमल आरएनए के सिंथेसिस को ये रिप्रेजेंट करता है। जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है
वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हेट्रोक्रोमेटिन रिच रीजन होता है जहां पर डीएनए हाईली कॉम्पैक्ट होता है और कॉइल्ड और इनएक्टिव फॉर्म में डीएनए होता है, और यहाँ पर लेस डीएनए होता है और मोर आरएनए होता है यूक्रोमेटिन के कंपैरिजन में। क्लियर? तो इस टाइप से हम देखते हैं कि क्रोमोसोम के मेन पार्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। फर्स्ट पार्ट हमने देखा है पेलिकल, सेकंड पार्ट मैट्रिक्स, थर्ड क्रोमोनीमेटा, फोर्थ सेंट्रोमियर और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, थर्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड फोर्थ सैटेलाइट एंड टीलोमियर्स। क्लियर? थैंक यू।